आपने डेंटल को बाई चॉइस चुना था या आपको एमबीबीएस नहीं मिला था तो आप डेंटल में गए थे? MBBS उस टाइम by a whisker it was missed, so अच्छा। I went ahead and joined dentistry. ओके, इंडिया में एक ऐसा माहौल बन गया है कि डेंटल करने का मतलब है कुछ नहीं है। इस वक्त ये Right. हालत है कि बीएएमएस बीएचएमएस इनसे भी नीचे डेंटल को रखा जा रहा है। मेडिसिन डेंटिस्ट्री ये सब जो है ना, ये तपस्या है. इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ एनीथिंग. अगर आप तैयार नहीं हो ना उस तपस्या के लिए, तो यू विल ऑलवेज स्ट्रगल. लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन होता है कि सुपर स्पेशलाइजेशन के बाद में लाइफ एकदम झट से सेट हो जाती है, कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, तो आप क्या बोलेंगे? पेशेंट बोल भी नहीं पा रहा था, एंड देयर वाज नो बायस्टैंडर्स बिकॉज वो बहुत अर्ली मॉर्निंग में गया था, एंड देयर वाज अ बेयर हु हैड जस्ट कम एंड टेकन ऑफ द होल face from one side, so you can see half the face and the other half of the face is completely exposed. Nothing is visible, so you have some small pieces of bones which you can identify, and then there is no structure. Basically the tissue is gone. इंडिया में Right. आपके स्तर के जो डॉक्टर काम कर रहे हैं और आप जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, कितने गुना अधिक जो है फाइनेंशियल कंपनसेशन आपको आप देखें यदि, तो कितना गुना मैं मान सकता हूँ इसको? थोड़ा सा मैं इसको ना एक अलग तरह से इसका जवाब देना चाहूंगा. इस समय बीडीएस को चुन रहा है अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से, तो एमबीबीएस नहीं मिल रहा है और डेंटल में जाना चाहता है, तो करियर है इसमें, ऐसा नहीं बोल सकते कि करियर नहीं है इसमें। सर करियर तो बनाने पे बनता है ना सर. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ व्हाइट कोट क्रॉनिकल्स में नए गेस्ट हैं डॉक्टर अनुरूप सिंघई। डॉक्टर साहब के बारे में कुछ बातें मैं थोड़ा बताऊंगा आपको कि डॉक्टर साहब जो है वो बेसिकली एक डेंटल सर्जन है। उन्होंने बीडीएस किया हुआ है और एमडीएस किया है उन्होंने कर्नाटका से। और डॉक्टर साहब ने जो एमडीएस है वो उन्होंने जो किया है ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में उन्होंने किया हुआ है, साथ में क्लेफ्ट एंड क्रेनियल फेशियल सर्जरी में भी उन्होंने फेलोशिप किया हुआ है। 14 ईयर का एक्सपीरियंस है और प्रेजेंटली सऊदी अरेबिया में जो है डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, वहां पर वो हेड है क्लिनिकल साइंस डिपार्टमेंट के। तो स्वागत करते हैं हम सभी लोग डॉक्टर अनूप सिंघई जी का। थैंक यू सर. चलिए, सबसे पहले तो देखिए, ये जो व्हाइट कोट क्रॉनिकल्स है इसमें बेसिकली हम लोग डॉक्टर्स की लाइफ को जानने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर्स के स्ट्रगल को, फैमिली, बहुत सारे छोटे छोटे हॉस्पिटल। जो जनरली लोग क्या सोचते हैं कि डॉक्टर इज लाइक मैकेनिक, कि वो उनको बस काम, मतलब वो बहुत ओवर एक्सपेक्ट लोग करते हैं डॉक्टर से। तो मुझे लगता है राइट. एक बार कि हम लोगों की जिंदगी को भी जानने की बहुत आवश्यकता है लोगों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप बताइए कि आपने डेंटल को बाई चॉइस चुना था या आपको एमबीबीएस नहीं मिला था तो आप डेंटल में गए थे? सर एक्चुअली फ्रैंकली इस चीज का आंसर मुझे लगता है 95% लोगों का यही रहेगा कि एवरीबडी हैड एम्ड कि दे गेट इनटू मेडिसिन, बट हाँ। बिकॉज आई थिंक जिस टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया उस टाइम पे कंपटीशन इतना टफ होता था, और जो नंबर ऑफ सीट्स थी वो इतनी कम थी कि बाय अ विस्कर सम पीपल हैव मिस्ड आउट जस्ट बिकॉज दे वर यंगर. यस। तो तो उस टाइप की सिचुएशंस में थे. और फिर कुछ एक एस्पेक्ट ये भी हुआ कि बिकॉज डोमिनेंट माइंड हमेशा यही था कि टू बी अ पार्ट ऑफ द मेडिकल फ्रेटर्निटी. हम्म। सो यस, MBBS उस टाइम बाय अ विस्कर इट वाज मिस्ड, सो अच्छा। आई वेंट अहेड एंड जॉइंड डेंटिस्ट्री. ओके, तो आपने जो है डेंटिस्ट को जो है वो आपने एक सेकंड चॉइस के रूप में चुना, लेकिन यदि इतने साल 14 ईयर्स के बाद में मैं आपसे पूछूं, 14 साल के अनुभव के बाद, कि अब आपको कभी रिग्रेट लगता है डिसीजन को लेके? एक्चुअली सर मुझे मतलब रिग्रेट तो मुझे कभी भी नहीं हुआ इस चीज को लेके कि वाई आई एम क्या अ आप बहुत पार्ट अच्छे ऑफ अ सर्जन है, मैं पर्टिकुलर जान रहा फील्ड. हूँ आपको। हाँ, सो बेसिकली क्या था कि मेरा ना कभी ऐसा इंटेंशन इस पार्ट का नहीं था कि यू वांट टू बिकम लाइक इन द लीग ऑफ अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और समथिंग. इट वाज नॉट माय माइंड वाज ऑलवेज कि आई वांटेड टू बी अ सर्जन, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई यूज्ड टू प्रेफर टू बी अ न्यूरो सर्जन. मतलब मेरा माइंडसेट जो था, टारगेटेड अप्रोच थी, वो उसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए थी, बाकी कुछ लेफ्ट साइड सेंटर था नहीं. So when I joined dentistry, so by the time I had come to second year, I had realized that there is a chance to being close to the area where I have always intended to work. When maxillofacial surgery was an outright choice in that matter, and the pursuit was always towards that. तो ऐसा कभी confusion भी नहीं आया कि you go by the trend कि हाँ ये कर लेते हैं या इससे easy हो जाएगी life या it has more money. वो concept exist नहीं किया. That was more about passion towards surgery, and that eventually
eventually led to joining maxillofacial. So it मतलब ये was तो फिर वही हो गया more ना, passion driven at that stage. ये तो एमबीबीएस एमएस के बराबर का लेवल पे पहुंच गया, अब तब सर्जरी वही करना पड़ जी रहा जी है। अच्छा, एक जी आम जी आदमी जो नहीं जानता है कि मैक्सिलो फेशियल सर्जरी क्या होती है, तो आप इसको एक लाइन या दो लाइन में बताएंगे कि क्या होता है? सर, इन वन सिंगल लाइन, ऑल द सर्जरीज जो अपन कह सकते हैं अपर मार्जिन ऑफ स्कैल्प से लेके चिन तक, जो भी पॉसिबल सर्जरीज होती हैं अदर देन द सर्जरीज इन्वॉल्विंग द आईज, ओके। all the surgeries are encompassed by oral and maxillofacial surgery. It can range from trauma to tumor, मतलब वो हम टी टू टी बोलते हैं उसको, हाँ, trauma tumor TMJ, तो वो all the T's whichever come in between all this is covered. क्योंकि मैंने तो देखा है कि कई बार डेंटल सर्जन जो है वो फेस रिक्रिएशन सर्जरी में, इवन जी सर, प्लास्टिक सर्जरी में बहुत अच्छा रोल प्ले कर राइट, रहे हैं। जी क्योंकि सर, इंडिया में एक ऐसा माहौल बन गया है कि डेंटल करने का मतलब है कुछ नहीं है, मतलब इस वक्त ये राइट। हालत है कि बीएएमएस बीएचएमएस इनसे भी नीचे डेंटल को रखा जा रहा है। तो आपको लगता नहीं कि ये बड़ा बड़ा सिर्फ इसलिए कि बहुत सारे कॉलेज खोल दिए हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए एक मिसकंसेप्शन है? आई थिंक सर, एक तो हम डेफिनेटली मान सकते हैं कि जो एक सडन इन्फ्लक्स हुआ है हम्म। ना, दैट हैज एडेड टू सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, बिकॉज क्या है ना, बाकी सब जितने भी ब्रांचेस हैं या जो भी रिलेटेड मेडिकल फील्ड्स वगैरह हैं, उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हाई नहीं रहता है। हम्म। डेंटिस्ट्री के अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज वेरी हाई इफ यू वांट टू स्टार्ट ऑन योर ओन। और ओवर द इयर्स हुआ क्या है कि लाइक आफ्टर 20-30 years in medicine, it has become more corporatized, structured हो गया, organized हो गई फील्ड। लेकिन डेंटिस्ट्री अभी भी ऑर्गेनाइज नहीं हुई है, इट इज नॉट येट ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इंडस्ट्री। सो अंटिल एज इट बिकम्स एन इंडस्ट्री, उतना बड़ा जो चंक है जो मार्केट में एवरी ईयर आ जाता है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक इंडस्ट्री रेडी नहीं है। यू हैव टू हैव अ ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री टू एब्जॉर्ब व्हाट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। अब ये सब इंडिविजुअलिस्टिक चलता है, इंडिविजुअल में आप कितना इन्वेस्टमेंट करो, एवरीबडी विल नॉट हैव द सेम फाइनेंशियल कैपेसिटी टू इन्वेस्ट राइट ऑन द गो। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। इस वजह से थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन भी हो गया। दूसरी एक चीज क्या है कि लोगों का ना थोड़ा ओवर द इयर्स माइंडसेट जो है वो बहुत ऑल्टर्ड हो गया है। इट हैज बिकम एक्सट्रीमली फाइनेंस ड्रिवन माइंडसेट। क्या? पीपल डोंट वांट टू गिव टाइम ना। ये टाइम है सर, ये थोड़ी सी एक कह सकते हैं कि मेडिसिन डेंटिस्ट्री ये सब जो है ना, ये तपस्या है। इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ एनीथिंग। तो अगर आप तैयार नहीं हो ना उस तपस्या के लिए, तो यू विल ऑलवेज स्ट्रगल, देन यू ऑलवेज हैव अ नेगेटिव माइंडसेट, बिकॉज एग्रीड। आप उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होके आए थे। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द की रीजन, बिकॉज शायद करियर गाइडेंस मुझे उतना तो एक करेक्टली चीज ये होता भी नहीं है। लगती है सर, इसमें मुझे एक चीज ये भी लगती है कि क्या है कि इस समय सिर्फ कॉलेज खुलेगा जो प्रॉपर ट्रेनिंग, जैसे आपने साउथ में कर्नाटका से किया, राइट आपने तो आपने वो पूरे प्रॉपर ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजरे हैं, लेकिन अभी कई डेंटल कॉलेज दे आर राइट जस्ट गिविंग डिग्रीज, ठीक है ना? तो वो ट्रेनिंग फेज राइट नहीं है, राइट। पेशेंट लोड नहीं है, तो वो भी एक बड़ा कारण है कि आपका बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ये तो बिल्कुल। मैकेनिक जैसा काम हो गया ना हम लोग का, तो यदि आपको सर्जरी एग्जैक्टली आपको एग्जैक्टली। आता ही नहीं तो कैसे कर लेंगे आप? अच्छा, ये राइट बताइए डॉक्टर साहब की हर सर्जन की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा केस आता है जो उसे हमेशा याद रहता है। क्या कोई ऐसा राइट। केस था जो बहुत क्रिटिकल था, जो अभी भी आपको याद आता हो कि जो आपने किया और आपको बड़ा अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला हो कि ये बहुत अच्छा हुआ था मुझसे? हाँ, एक्चुअली सर, इट इज इन माय वेरी इनिशियल डेज का करते, बिकॉज वंस you're over a period of time and you are experienced ना, तो आपका वो skip a heartbeat वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, because you can manage. But I think I was very young, I was just a fresh pass out, and and when you're just done, तो आपका एक्सटेंसिव मोटिवेशन बहुत होता है, बट यू ऑलवेज हैव दैट कि एक अंदर से हिचक, एक डर तो बना ही रहता है, कोई कुछ भी बोले, बट there's always that skip a heartbeat moment. So I remember I got a call, and it was a bare mole injury. Absolutely new concept. You don't see it very often. One odd day there is a trauma case, and the trauma, we thought okay, it may be a motor vehicle accident, but जब हम पहुंचे तो it was not a motor vehicle accident. ऐसा कुछ भी नहीं था. Patient बोल भी नहीं पा रहा था, and there was no bystanders because वो बहुत early morning में गया था, and there was a bear who had just come and taken off the whole face from one side. So you can see half the face, and the other half of the face is completely exposed. Nothing is visible. So you have some small pieces of bones which you can identify, and then there is no structure. Basically, the tissue is gone. It's only everything is hanging. So you see half, and there's nothing on the other half.
and I had no other option because there's nobody I can go to. There are times when you want to go back to your senior or somebody who can guide you because you're new, so you want to. It's at a time, it's a casualty, it's a very basic setup wherein I've got a call. So there I went in, and luckily there was an anesthetist there. So the only thing was, if the patient is breathing and somehow the airway is not compromised, we should do something. And he was a very old patient as well as not much of money, so financially he was not that great. We had no other option but to start, and we started. It took a lot of time, piece by piece. We had to hit on everything, reconstruct it, and eventually bring the face back. You So can just after almost 4 to 5 hours, when the final, I remember the final suture being placed just below the nose here, he looked he was recognizable. Like, we ourselves felt, oh, this is the man we actually were meeting, because we had absolutely no recognition, no photo to match or anything. So this is one of the cases I never forget, because absolutely new, and you are just having all heart and passion. There's nothing, there is no money, there is nothing behind it. It's just pure innocence of going and treating the best you can. And that I always remember as one of my favorite cases. Like, if I have to submit any case anywhere, that case is always there in my नहीं, folder. It's मैं उससे never इमेजिन out. Till today it is still there in the folder. ये डॉक्टर मैं से इमेजिन कर सकता हूँ कि आप किस उससे गुजरे होंगे उस दौरान। अच्छा, आपने इंडिया में भी काम किया हुआ है, सऊदी अरब में भी आप काम कर रहे हैं जी, रियाद के अंदर। तो आपने दोनों में मेडिकल जिद्दा में सर। इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्क कल्चर में क्या फर्क देखा आपने? सर, बहुत फर्क है एक्चुअली। यहाँ पे ना मेडिकल एंड डेंटल सेक्टर इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड। एक्चुअली हेल्थ केयर सेक्टर इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ इंश्योरेंस हैज अ वेरी मेजर रोल, क्योंकि वो ओपीडी से लेके सब कुछ कवर भी करते हैं। एवरीथिंग इज वेरी स्ट्रक्चर्ड बिकॉज पूरा सिस्टम जो है, इट हैज अ प्रोसेस इन विच एवरीथिंग हैज टू बी रेगुलेटेड एट द सेम स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एज अ सिंगल एंटिटी आपके लिए अलग रूल्स हैं, या एक कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है तो उसका अलग रूल्स है। ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर जो है वो बहुत स्मूथ है। एवरीथिंग इज डन इन अ मैनर विच इज यू नो यू हैव टेक्नोलॉजी which drives everything, but also it regulates everything in a proper manner, and बहुत updated system है, like in terms of technology, in terms of approaching various applications and everything is very updated system। मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है जा रहे हैं टोकन कटा के पर्ची लगा के बैठे हुए हैं, जब मौका आएगा आएगा। नहीं, referral systems are extremely good। no one will take unnecessarily responsibility। they know this is beyond their capacity, तो immediate referral system develop हो जाता है। एक ब्रेवाडो का सिस्टम नहीं है। So that is very good in terms of how patients get eventually treated. It's extremely good because ये बात तो सही you बोला। know that you're going in a way। मैं कहता हूँ, मैं चाहे मलेशिया हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे सऊदी अरब हो, मैं हेल्थ केयर सिस्टम पे गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान दिया, और हमारी गवर्नमेंट को भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंफ्रा कमजोर है, Right, बजट एलोकेशन कम है, तो कुछ समस्याएं तो हैं। दूसरा सबसे right, इम्पोर्टेंट बात यह है कि अक्सर डॉक्टर्स की कमाई को लेकर चर्चा रहती है, ठीक है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि इंडियन काउंटर पार्ट जो आपके इंडिया में right। आपके स्तर के जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, और आप जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, तो यदि मैं आपसे सिर्फ मल्टी पूछूं कि 1x 2x 3x 4x में कितने गुना अधिक जो है फाइनेंशियल कंपनसेशन आपको मिल, आप देखें यदि, तो कितना गुना मैं मान सकता हूं इसको? Uh, मैं सर, एग्जैक्ट मैं फिगर इसको नहीं, थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको ना एक अलग तरह से इसका हाँ। जवाब देना चाहूंगा कि इट्स एज सिंपल एज दैट कि जो मेरी कैलकुलेशन है वो आई वोंट गो इनटू 1x और 2x, बिकॉज वो बहुत डिपेंड करता है अपने सिटीज में, हाँ। स्ट्रक्चर कॉर्पोरेट में बहुत वेरिएशंस रहते हैं, फिर टैक्सेशन सिस्टम भी है। However, what I understand is that what I can earn by working 40 hours a week here, in India I'll have to work for 96 hours। So basically it's more about the amount of time I have to spend to generate the same level of income। तो वो एक मुझे लगता है बहुत बड़ा फैक्टर है, बिकॉज एट एवरी स्टेज लोगों का बहुत कंपैरिजन तो जरूर होते ही हैं कि वहाँ ऐसा होगा या वहाँ ऐसा होगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी डेफिनेटली डिफरेंट रहती है, हायर है यहाँ पे। सो आपको यू हैव टू मैच द कॉस्ट ऑफ लिविंग एज वेल एज विथ योर अर्निंग्स। हाउएवर,
it's in terms of time, it's always going to be more or less 2.5 times I have to work in India to get the same इंडिया में लोगों reward. के पास समय की कमी नहीं है। इंडिया में लोगों को मतलब ये है कि साहब माल कितना है, क्या हमको भी सोचना चाहिए, क्या हमको भी अब्रॉड जाना चाहिए, सर मतलब वो ऐसा। बर्नआउट भी तो है, बिकॉज लाइक अगर मेरी ही बात करूं, सो एट वन स्टेज आई वाज डूइंग 3 shifts. लाइक आई वुड स्टार्ट एट 6 o'clock in the morning, go and do my consultations till 8 o'clock in the hospital, then go join where I had joined as a assistant professor, attend the education sector for almost 7 hours, then come back, then go to my own clinic for another 4 hours, and then in the night post the short cases. So basically, there is no time, right? And there would be a burnout, right? You cannot continue this way for a very maybe 5 years, 6 years, 10 years, but beyond that, you cannot continue. So especially operative branches में सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बिकॉज आप फिजिकल स्ट्रेन भी बहुत डेवलप हो जाता है. क्या क्या यू नो सर्जन से व्हेन आता है। ये फिजिकल स्ट्रेन जो है वो इट टेक्स ऑन टू योर बैक, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड भी है. आई थिंक दिस इज वन थिंग, बट येस ऑब्वियसली यू नो मिडिल ईस्ट इन पर से इज डेफिनेटली मोर रिवॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ हाँ, व्हाट यू इवेंचुअली अर्न. मिडिल ईस्ट में सिंपल सी बात है कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स तो हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। डेफिनेटली डेफिनेटली. दूसरा, लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन होता है कि सुपर स्पेशलाइजेशन के बाद में लाइफ एकदम झट से सेट हो जाती है, कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, तो आप क्या बोलेंगे इस पर। सर ये तो टोटल गलत नोशन है. आई थिंक यू हैव टू स्ट्रगल इवन मोर, because when you're fresh, there is no comparison and there's no background, right? So whatever you do is either good or it's bad, but you don't have a name to carry. Over a period of time, everything that you do is going to be analyzed, and once you are in that image point wherein everything is getting analyzed, every day you have to come to the work with the same passion, do the job at the maximum capacity that you can. Plus like for me, like I am associated with a training institute, you are always within the eyes, because there are students who are looking at you, trying to learn from you. Every single thing that you do is having an eye on it. So I think it's even more challenging in terms of how you continue a career. It's never a full stop. You are a lifelong student. मैं चाहूंगा कि थोड़े से कुछ प्रश्नों के उत्तर आप हिंदी में दें, हमारा व्यूअर बहुत सारा हिंदी हाँ, वाला ओके. है। ठीक है। तो तो बेसिकली अच्छा, आप बताइए कि कोई यदि इस समय बीडीएस को चुन रहा है, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से, मौलाना आजाद से या इंदौर के डेंटिस्ट्री कॉलेज से, गवर्नमेंट डेंटिस्ट्री कॉलेज से, और वो अपना करियर प्लान करना चाहता है बीडीएस करने के बाद, तो आप उसे क्या सलाह देंगे एज ए सीनियर डॉक्टर। सर सबसे पहली चीज तो है कि देश जो भी है ना, उनको अपने आप से बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस ब्रांच में उनका इंटरेस्ट है. अगर उनको पोस्ट ग्रेजुएशन पाथ को कंटिन्यू करना है, तो इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सर. ट्रेंड तो क्या है, आएगा चला जाएगा, 5 साल इसका ट्रेंड रहेगा, 10 साल किसी और चीज का ट्रेंड रहेगा ना, तो ट्रेंड तो आते जाते रहेंगे. बट दिस पर्टिकुलर ब्रांच विल स्टिक टू यू फॉर अ लाइफ. तो उसमें आपका कोर इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, सो दैट यू डोंट रिग्रेट इट इवेंचुअली ना, कि अरे वो कर लेता, मुझे तो ये भी मिल रहा था. तो वो बाद में नहीं आना चाहिए, बिकॉज द मोमेंट आपने सोचना चालू कर दिया कि काश मैं ये कर लेता, तो फिर तो वो एंड हाँ। पॉइंट पे आ गया. हाँ। तो दैट इज वन थिंग है ना. प्लस अभी क्या हो गया सर कि आप पिछले 4-5 सालों में बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस अवेलेबिलिटी हो गई है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, एज यू नो मैनेजर लेवल के जो जॉब्स हैं, जिसके अंदर अगर आपने चलो बीडीएस कर लिया एंड देन यू रियलाइज किया मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है ऑपरेटिव ब्रांचेस के अंदर, आई वांट टू टेक अ स्विच, यू कैन ऑलवेज गो इनटू हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन. मेनी पीपल आर डूइंग ग्रेट. माय सीनियर्स आर देयर, दे आर डूइंग एक्सीलेंट, दे आर ऑल यू नो इन द टॉप लीग. बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दे आर देयर एंड दे आर ऑल वर्किंग एज सीईओज एंड ऑल. तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी डेवलप हो गई, बिकॉज एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है, कॉर्पोरेटाइजेशन है, स्ट्रक्चरिंग है. इंश्योरेंस इज अनदर बिग सेक्टर जिसके अंदर बहुत स्कोप है. मतलब कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी 12-12, 14-14 साल की बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस थी, एंड दे वांटेड यू नो ब्रेक फ्रॉम द रूटीन, तो दे हैव गॉन इनटू इंश्योरेंस सेक्टर एंड दे आर स्टिल डूइंग वेरी वेल, क्योंकि जॉब अवेलेबिलिटी अच्छी है. और इंडिया में तो अभी खैर इंश्योरेंस सेक्टर बढ़ ही रहा है, तो फर्दर इसके अंदर ग्रोथ अवेलेबिलिटी तो है ही है. ये मुझे लगता है आज की तारीख में है. मान लो एमबीबीएस नहीं मिल रहा है और डेंटल में जाना चाहता है, तो करियर है इसमें, ऐसा नहीं बोल सकते कि करियर नहीं है इसमें। सर करियर तो बनाने पे बनता है ना सर. तो हाँ। वो तो ऐसा कोई भी नहीं है कि मतलब आप
घर पे आके तो कोई नहीं आएगा, यू विल हैव टू स्ट्राइक फॉर अपॉर्चुनिटीज, धीरे धीरे करके ही डेवलप होते हैं। तो एंड इट्स नॉट कि सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपने ये चीज कर ली तो अब इसके बाद मैं क्या करूं, मेरा टाइम चला मतलब गया। करियर तो ऐसा कुछ नहीं, व्यक्तिगत इट इज होता है। ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। मतलब ये आप और हमारे टाइम में थोड़ी सिचुएशन अलग थी, जब बहुत नैरो फील्ड्स थी, एंड यू हैड टू टेक अ कॉल एट अ वेरी अर्ली स्टेज की यही करना है। अब तो वर्ल्ड इज ओपन, एवरीवन इज कनेक्टेड, तो ऐसा कुछ मतलब मैटर नहीं है। मतलब कई लोग तो अभी दिस अ फ्रेश पास आउट मेरी स्टूडेंट थी, वो मेडिकल राइटिंग में चलेंगे, शी इज अ ह्यूज एंटरप्रेन्योर, उसने अपना बहुत बड़ा सेटअप स्टार्ट किया। आई थिंक 40 पीपल आर वर्किंग विद हर एज अ मेडिकल राइटर राइट नाउ। तो एंड शी जस्ट लाइक 3-4 years, ऐसा कुछ बहुत टाइम नहीं हुआ, बट इट्स अ फील्ड। तो Yeah. अपॉर्चुनिटीज तो आप खोजेंगे तो जरूर मिलेगी। दूसरा हाँ, ये कि डिपेंड। दूसरा मैं क्वेश्चन मेरा ये कि सऊदी अरब पहुंचने के बाद सबसे बड़ा कल्चरल शॉक आपको क्या लगा वहां पर, और वहां पर आप ज्यादा आजाद महसूस करते हैं या थोड़ा कुछ रेस्ट्रिक्शन है चीजों को लेकर? सर एक्चुअली क्या होता है, हम लोग तो जब आए थे तो बेसिकली मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों का एक इंस्टेंटेनियस डिसीजन था। वी केम विद अ वेरी ओपन माइंड, हमने कुछ ज़्यादा रिसर्च वगैरह कुछ करी नहीं थी। हमने बस सोचा चलते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देखते, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, दैट्स इट। बस ये सोच के हम आ गए थे। एक्चुअली ऐसा कुछ खासा कल्चरल शॉक हमें लगा भी नहीं, मतलब बिकॉज यहाँ पे बहुत इंडियंस हैं, सो द लैंग्वेज इज नॉट एन इशू। मतलब आप आराम से कन्वर्सेशन हो सकता है, आप कहीं भी जाएंगे आपको, आप हिंदी में भी बात करेंगे तो आपको आराम से सामान भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाता है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं आती है। तो वो एक इशू भी नहीं था। अम, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो अपने रेगुलर खाना पीना जो है, सब चीजें सब इजीली अवेलेबल है, एंड इन प्लेंटी। तो कोई इस टाइप का जिसको कहते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट पॉइंट्स पे आपको एक कल्चरल होता है कि मेरा तो खाना ही नहीं मिल रहा है, या मेरे को टेम्परेचर ही सूट नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी हमें फील नहीं हुआ। हाँ, एक जरूर जो चीज मुझे शुरू में लगती थी कि यहाँ मुझे कभी कोई चलता हुआ दिखता ही नहीं था, एवरीबडी वॉज दिस नो टू व्हीलर कॉन्सेप्ट, मतलब या मैंने कभी यहाँ बाइक्स दिखती ही नहीं थी। तो दैट वाज अ बिग थिंग, जब हम देखते थे देयर इज नो वन वॉकिंग, देयर इज नो टू व्हीलर। वो एक हमें अटपटा लगता था कि क्योंकि वी आर यूज्ड टू इट ना, तो वो एक अटपटा, रोड पे गए ओनली कार्स। सो वो एक हमें जरूर लगता था कि ये एक टोटल डिफरेंस है, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट द कार्स, देयर इज नेवर अ टू व्हीलर, कोई पैदल भी नहीं चलता दिखता था। मतलब ऑब्वियसली वो जो भी बहुत ऑफिस अच्छी अच्छी वगैरह में बात कारें, अलग है। बहुत अच्छी अच्छी हाँ, कारें वो। तो वो एक अपने इंडिया से आते हैं तो थोड़ा सा एक वो हमेशा रहता ही है उस चीज को लेके। सो दैट इज वन थिंग, जेन्युइनली इट वाज द बिगेस्ट थिंग। दूसरा एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि परिवार से दूर रहना बहुत आसान तो नहीं होता है, तो राइट। आप फैमिली से दूर वहां गए तो फिर आपने कैसे मैनेज किया चीजों को? एक्चुअली सर अभी तो ये चीज अच्छी है कि सब आराम से आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं होता है, तो वी मेक इट अ पॉइंट दैट वी आर टॉकिंग एवरी डे। तो रोज तो हमारी बातचीत होती है। बाकी हम एज अ रूल हम हर साल इंडिया आते ही हैं। वी स्पेंड अराउंड 40 days तो हम रहते ही हैं इंडिया में कैसे भी करके। तो यू आर ऑलवेज कनेक्टेड, आप अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड भी रहते हैं। और लकीली ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है कि आपको बहुत प्लानिंग करनी पड़े। वेरी गुड कनेक्टिविटी फ्रॉम हियर, तो कभी ऐसा इशू नहीं होता है। लाइक कई बार तो हम साल में 2-2 3-3 बार भी इंडिया गए हैं। कभी सोचा है इंडिया लौटेंगे या अभी आप करियर वहीं कंटिन्यू करेंगे या यूएस वगैरह कहीं जाएंगे? सर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं रोज अपने आप से मांगता हूँ कि व्हाट विल बी द पॉइंट ब्लैंक आंसर टू इट, कि कब ये होगा और कैसे होगा। तो नहीं, सोचते जरूर हैं सर, बिकॉज इंडिया एट द एंड ऑफ द डे इज होम। तो सोचते तो हमेशा ही हैं कि कभी ना कभी तो जरूर वो वापस लौटेंगे। बट हाँ, एकदम नियर फ्यूचर का ऐसा हमारी प्लानिंग नहीं है कि यू नो कि चलो अब ठीक है चलते हैं, मतलब ऐसा सिचुएशन नहीं है कि एकदम कि हाँ चलो अब ना इट्स इनफ, ऐसा फीलिंग नहीं है। तो आई थिंक वो इट विल बी अ डे टू कॉल, जैसे जनरली सब क्रिकेटर्स को भी होता है ना कि यार इनफ, आई हैव प्लेड इनफ, नाउ टुमारो इज नॉट माय डे। तो शायद वो एक मूवमेंट आएगा, तो प्रोबेबली उस दिन वो डिसीजन होगा। अच्छा बट ये बताइए। हाउएवर इफ सम, वो मेरा यूएस यूके कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज आई स्टिल वांट टू बी क्लोजर टू इंडिया इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, कि आपको सोचना नहीं पड़े, आप हाँ पहुंचना किसी चाहें भी कुछ जगह फ्लाइट सिचुएशन टाइम है। आ जाए। हाँ, तो वो एक थोड़ा सा हमारे बैक ऑफ द माइंड रहता है। पेरेंट्स भी उधर अकेले हैं तो हमेशा ये फीलिंग तो रहती ही है, गो एट अ प्लेस वेयर यू कैन इजीली रीच।
दूसरा मैं आपसे पूछूं कि यदि आप सर्जन नहीं होते, डॉक्टर नहीं होते, तो क्या होते? तो सर मैं पक्का जर्नलिस्ट होता। अच्छा। मतलब इसके अंदर मुझे कोई डाउट ही नहीं है। डेफिनेटली मैं जर्नलिस्ट होता। मेरा बहुत ज्यादा इंटेंशन था मास कम्युनिकेशन के लिए। तो दैट वाज ऑलवेज माय लाइक सेकंड ऑप्शन कि इफ अगर मैं मतलब रिलेटेड टू हेल्थ केयर नहीं हूँ। हेल्थ केयर भी दो ही ऑप्शन थे बेसिकली, मेडिकल या डेंटल। तो अगर इफ आई एम नॉट इन दिस तो पक्का मैं मास कम्युनिकेशन की तरफ ही जाता। वो मेरा डेफिनेट चॉइस थी, कंफ्यूजन भी नहीं था उसमें। दूसरा ये बताइए कि सऊदी अरब में रहते हुए कोई वहाँ का ऐसा लोकल डिश जो बहुत पसंद आया हो आपको, जिसके लिए आप कई बार वीकेंड में निकलते हो, चलो खाकर आते हैं, ऐसा कोई डिश है? सर यहाँ पे ना आप समझ, जैसे अपना राजमा होता है ना, हाँ हाँ हाँ। तो राजमा की तरह ही एक बीन्स होती है फ्लावर बीन्स करके, मेडिटेरेनियन कल्चर के अंदर काफी फेमस है। तो उसको गिलाबा बोलते हैं। अच्छा। वो हमारा एक आउटराइट फेवरेट है। लाइक इफ कुछ नहीं समझ में आ रहा है ब्रेकफास्ट में तो गिलाबा खा सकते हैं, लंच में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भी गिलाबा खा सकते हैं, और डिनर में भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भी गिलाबा खा सकते हैं। तो एक आउटराइट फेवरेट है हम लोगों का। अच्छा, एक चीज बताइए कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर, जैसे आप सर्जन हैं, तो ऐसा कोई शौक आपका, ऐसा कोई छुपा हुआ टैलेंट जिसके बारे में कोई जानता नहीं हो या बहुत क्लोज लोग ही जानते हो? बहुत अब तो थोड़ा कम हो गया सर, बट पहले मैं थोड़ा आई यूज टू बी वेरी प्रोफिशिएंट राइटर एट वन स्टेज। तो मैं अच्छा। लिखता बहुत था। मतलब अलग अलग चीजें लिखना, अलग अलग टॉपिक्स पे, है ना, अपना एक व्यू पॉइंट रखना, चीजों को लिखना, स्टोरी बिल्डअप्स ऑन कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस। तो वो मेरा एक बहुत लंबे टाइम तक था। थोड़ा बहुत पोएटिक्स का भी था कि छोटा मोटा उस टाइम पे डोमिनेंटली, मतलब इंग्लिश लिटरेचर का ही मेरा हमेशा से ज्यादा वो रहा है। एक डोमिनेंट शौक रहा है टुवर्ड्स लिटरेरी एक्टिविटीज। तो वो एक जरूर रहा है। अभी हिडन है, थोड़े टाइम से उसको छोड़ दिया क्योंकि अभी साइंटिफिक राइटिंग ज्यादा करते हैं तो थोड़ा छोड़ दिया है। अच्छा, आपको एक दिन की कहीं छुट्टी मिले आपको, जिसकी कोई लिमिट ना हो, मतलब यू कैन स्पेंड एनीथिंग, यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो कहाँ जाना चाहेंगे? सर अगर कोई आउटराइट डेस्टिनेशन होगी ना मेरी, तो आई वुड लव टू गो बैक टू सेंटोरिनी। एंड मतलब आई ये है कांट, कहाँ like if you give भाई? me a day in Greece, अच्छा। so if you give me one day, I would just go there and be there. Like I can see that view। मतलब वो व्यू जो है ना उसका, एक काल्डेरा व्यू है वहां पे, और वो एक इया से एक सनसेट है। वो मैं मतलब आप मुझे जितनी बार भी बोल सकते हैं ना, मैं सुबह से शाम तक वहीं बैठा रह सकता हूँ। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आई जस्ट कीप लुकिंग, मतलब सिर्फ देख सकता हूँ। वो है। तो आई थिंक दैट इज लाइक कि सेंटोरनी इज लाइक ऑलवेज गोइंग टू बी द मोस्ट मेमोरेबल, ऐसा है। अच्छा। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे और करूंगा जी सर। कि ऐसा क्या है डॉक्टर्स के बारे में जो लोगों को एक मिथ है, जिसको आप दूर करना चाहेंगे? सर ऐसा है कि एक सबसे बड़ा मिथ तो ये लोगों को कि डॉक्टर्स बहुत सीरियस होते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है। लाइक जबकि मुझे लगता है दे हैव मोर ह्यूमर। हम्म। वो सीरियस तो दिखना पड़ता है ना। मतलब अब आप कोई आदमी बीमार आपके पास आ गया तो आप थोड़ी ना मजाक करोगे। तो वो एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोग उसको लेके चलते हैं। कई सारे लोग तो आपको बाहर भी इसी वजह से थोड़े एक रिजर्व मैटर में आपको ट्रीट करेंगे, बिकॉज उनको लगता है आप बहुत सीरियस है, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है। मतलब यू आर नॉट सीरियस। लाइक सब इंडिविजुअल है ना, एट द एंड ऑफ द डे सब वी आर ऑल ह्यूमन, सेम इमोशंस हैं, सबको सेम। हाँ, हमारा काम ये है, और तो क्या है। चलिए, आपने बहुत सारे बातें शेयर की, आपने फैमिली की, कल्चर की, और डेंटल फील्ड के बारे में। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जो जो यंगस्टर्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल में आना चाहते हैं उनको, जो ऐसा ऐसा मैसेज जो उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए? सर एक ही मैसेज है मेरे लिए कि लर्न एज मच एज यू कैन। यस। कल आपको नहीं मालूम कि वो जो चीज आपने एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ा था डेविडसन में, वो पेशेंट आपका कब आएगा। हो सकता है कि पूरे करियर में कभी नहीं आए, लेकिन हो सकता है वो सबसे पहला भी हो। और ये अक्सर लोग गलती करते हैं, हाँ, लोग है ना। तो इम्पोर्टेंट पोर्शन पे फोकस करते हैं। एग्जैक्टली ये नहीं होना चाहिए। मेडिकल फील्ड, डेंटल फील्ड में कुछ इंपॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट नहीं होता है सर। ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है मार्क्स का या उस तरह से पढ़ाई करने का कि भाई अच्छा। स्कोर करना है, या
ये तो ये मॉरली मेरे लिए करेक्ट नहीं है, क्योंकि पेशेंट कभी बता के तो नहीं आएगा कि यार मुझे ये और तुमने पढ़ा है इसलिए मैं आ रहा हूँ, ये तो कभी नहीं होगा। ये कभी नहीं तो होगा। यू हैव टू लर्न एज मच एज यू कैन। और वो लर्निंग जो फेज है ना, वो तभी हो सकती है जब आप अपने टीचर्स के सुपरविजन में उस चीज को पहली बार में समझ लेते हैं। आप सोचेंगे मैं स्पेशलाइजेशन कर लूंगा तो समझ जाऊंगा, या मैं वो प्रैक्टिस बाद में करूंगा तो मुझे ये चीज परफेक्ट हो जाएगी। नहीं नहीं, यू विल परफेक्ट योर मिस्टेक्स। तो वो कभी नहीं होगा। मतलब वो ऐसा है कि इट हैज टू बी फ्रॉम द फर्स्ट गो, इट हैज टू बी करेक्ट एंड परफेक्ट। वो एक चीज रखना दिमाग में बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, आज आपने बहुत सारी बहुत अच्छी बातें बताई। और मतलब मैं बोलूंगा कि आपसे कि जितने भी डॉक्टर्स बाहर काम कर रहे हैं वो इंडिया से जो गए हैं, वो सच में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इंडिया को भी। देखिए वो फाइनेंशियली से बात करें, हम हर चीज़ की बात करें हम। और दूसरी बड़ी बात ये है कि मेडिकल फील्ड में जितने डायमेंशंस हैं पूरे, तो इसलिए मैंने पहले एपिसोड में हमारे साथ में एक फैमिली मेडिसिन डॉक्टर थे जो कनाडा से थे, अभी आप सऊदी अरब से हैं, डेंटल सर्जन है। तो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है उसमें। और बहुत राइट। कुछ हर व्यक्ति से जिससे आप मिलते हैं उससे बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अनूप, है ना, आप जो आपने समय दिया है सब एपिसोड के लिए। और बहुत दिनों के बाद मेरे भी और आपके बीच बात हुई, तो मुझे बिल्कुल बड़ा सर, बहुत बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। बड़ा अच्छा इट्स लगा। बीन लॉन्ग टाइम या। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर हैविंग मी, थैंक यू सर।